नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिसोदिया के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अब समाप्त की जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मान ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि यहां दिल्ली में लाखों बच्चों को मिल रही शिक्षा का अपमान है। भगवंत मान ने ट्वीट किया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी असल में दिल्ली के लाखों बच्चों की शिक्षा की अवमानना है। स्कूल बनाने वालों को जेल भेजना बीजेपी का एजेंडे का हिस्सा है। इससे पहले जब सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले थे तो केजरीवाल ने ट्वीट किया था, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, चिंता मत करना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है उन पर लगातार कह सकते हैं कि शिकंजा सीबीआई का कसता जा रखा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार इसको लेकर बढ़ती जा रही है और अब जिस तरीके से कल कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया, क्या कुछ तमाम अपडेट? जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं परसों उनको पहले सीबीआई के बुलाया गया था, 8 घंटे की पूछताछ की गई। उसके बाद में ये बता दिया गया कि सीबीआई की तरफ से कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ तक कि कल कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पेश हुआ और बाहर जो सीबीआई कार्यालय के बाहर की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की बात करें या फिर भाजपा मुख्यालय की बाहर की बात करें, वहां पर भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो था वो लगातार देखने को मिल रहा था और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा था कि दूसरे देशों के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, उसको लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि अडानी ग्रुप को कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ झूठे केसों के अंदर आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा नंबर शायद अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल रूस कोर्ट के अंदर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को पेश किया गया, सीबीआई की तरफ से 5 दिन का रिमांड मांगा गया और 5 दिन का रिमांड जो है कोर्ट की तरफ से उनको मिल भी चुका है, यानी कि 4 मई तक वो कहीं ना कहीं सीबीआई कस्टडी के अंदर रहेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि बार बार कोर्ट की तरफ से ये पूछा जाता सीबीआई से कि आपको बताइए 4 दिन का 5 दिन का जो रिमांड मांग रहे हैं वो क्यों मांगा जा रहा है। बार बार सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि वो जानते सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि कहते सबूतों को मिटाने के तौर पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। मगर 5 दिन का रिमांड सीबीआई को मिल चुका है और अब 5 दिनों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मनीष सिसोदिया से और किस तरीके से पूछताछ की गई है और जो आबकारी नीति को लेकर लगातार सीबीआई जो थी अपना कार्य करती हुई जा रही थी, मगर अब जो शिकंजा जो है वो वाकई में ही आम आदमी पार्टी के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगर गिरफ्तारी हो चुकी है, सत्येंद्र जैन की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब जो अगला नंबर है शायद वो अरविंद केजरीवाल का बताया जाता है। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होती है, उसके अंदर बिल्कुल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बिल्कुल बनती हुई जा रही है। मगर भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप भी लगा रही है कि जो आबकारी नीति है उसके अंदर बड़ा घोटाला हुआ था, इसीलिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई और मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। मगर अब अगला नंबर किसका होगा इस पे जरूर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। जी, सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है, जो वो भी दिल्ली के मंत्री हैं, और अगर बात करें मनीष सिसोदिया की तो अब उनको भी रिमांड पर दिया गया है। सीबीआई जो है उन्होंने रिमांड मांगी और कस्टडी दे भी दी गई है कोर्ट द्वारा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली के सभी मंत्रियों पर एक तरीके से शिकंजा कस रही है और सभी मंत्रियों को गिरफ्तार करना चाहती है और दिल्ली को एक बार फिर से हथियाना चाहती है।
नेताओं की, विधायकों की, निगम पार्षदों की, तमाम जगहों से यही आवाज उठती नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी का तोड़ना चाहती है। सीधे सीधे पहले सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई थी, अभी तक वो सत्येंद्र जैन जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। मगर यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, मनीष सिसोदिया को पहले भी ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं नोटिस दिए गए थे, उनके घर को चेक किया गया था, उनके बैंक लॉकर को चेक किया था, मगर उस समय भी कोई बड़े सबूत जो है वो ईडी को नहीं मिल पाए। मगर अब जिस तरीके से सीबीआई के रोल आया और सीबीआई के पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 19 नवंबर को पहले भी बुलाया गया था, मगर उस समय भी बजट का हवाला दिया गया था। जिस तरीके से परसों जिस तरीके से कोर्ट के सीबीआई के कार्यालय पर पहुंचे मनीष सिसोदिया, घर से निकलते हैं, अपनी मां से मिलते हैं, अपनी बीवी के परिवार की चिंता थी वो जरूर देखने को मिली। जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनके परिवार की चिंता उनको नहीं करनी है, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया है बच्चों के भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं सराहनीय था। मगर जिस तरीके से सीबीआई कार्यालय को पहुंचे, लगभग 15 मिनट की करीब देर से वो पहुंचे थे और यहाँ पर जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं लगभग 8 घंटे की पूछताछ की गई, उसके बाद में उनको ये कहा गया कि वो जांच में सहयोग नहीं करें, किया गया। मगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं सीबीआई कार्यालय के बाहर कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से जानकारी मिली कि सीबीआई तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि उनको अपने परिवार की चिंता नहीं करनी है, जिम्मेदारी थी उन्होंने वो बात निभाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 1 साल का समय शेष रह गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी ने एनडीए सत्ता में है। दोनों बार बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। ये वही बीजेपी है जो 2009 से 2014 तक सर्वे में भी 200 का आंकड़ा नहीं छू पाती थी। 2009 के बाद बीजेपी कैसे लगातार ऊपर आती गई, ये सभी ने देखा। और अब बीजेपी के उभार को समझने से पहले एक नजर 2009 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं, जब कांग्रेस 2006 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके नेतृत्व में यूपीए ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। चुनाव में कांग्रेस को 11.9 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को मिले वोटों का आंकड़ा 7.8 करोड़ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद है। शिवम, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अब कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से सत्ता में आ सके, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयारियां जारी है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, लगभग 1 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो लगातार अपनी दमखम लगा रही। लेकिन जैसे 2019 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, 2014 की बात कर ले, बीजेपी जो सत्ता में रही, लेकिन इस बार भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने की पूरी आस लगाई जा रही है। और साथ ही साथ बात कर ले कि जो ये चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि इधर मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस के अध्यक्ष चुनने के बाद उन्होंने भी जोरों शोरों से दमखम लगा रखा है। क्योंकि अब ये देखना होगा कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वो किस मुद्दे पे देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे का दावा कर रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक के साथ साथ उनसे भी सर्वेक्षण लिया, पूरी जानकारी लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, इसमें बीजेपी आम वोट परसेंटेज की बात कर ले तो लगातार जो वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बार कांग्रेस की तरफ से काफी जोर शोर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि इस बार किसी भी हालात में हम चाहे गठबंधन कर ले या अन्य मुद्दों के साथ बीजेपी को चुनाव हराना है। 2024 में इस बार कांग्रेस को लड़ना, लेकिन बीजेपी अपना वही फंडा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ 2024 का जो पूरा प्रकरण होगा, जो चुनाव होगा, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा
जाएगी मुस्कान जी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और लोकसभा चुनावों में एक साल का समय मात्र शेष रह गया है और बीजेपी तो खुद कहते हैं कि हम 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। अभी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है और अब तमिलनाडु के लिए, माफ कीजिएगा, तेलंगाना के लिए तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। 2024 में किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, क्या उसका आंकलन अभी से किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, बात करें कि अगर जमीनी ग्राउंड पर बात करें कि लगातार जो इनके आम वोटर है, आम जनता है, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो संयोजक होते हैं, जो निचले स्तर पे कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी लगातार उनसे लगातार बैठकें जारी कर रही है। क्योंकि हम बात कर ले जो प्रदेश के महासचिव होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनसे बीजेपी लगातार हर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मेघालय की बात कर ले, त्रिपुरा की बात कर ले, कहीं की बात कर ले, लगातार बीजेपी उनके ग्राउंड जीरो पर बैठक जारी कर दिया। और साथ ही साथ कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने अभी जो अब देखा जाए कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो इधर उधर बिछड़ रहे थे, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे एक करके 2024 की तैयारियों में जुटा दिया है कि 2024 में किसी तरीके से भी कांग्रेस की सरकार बने, चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में बने या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बने, या जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, जो मजबूत पार्टियां जिसके दिग्गज नेता देखने को, उनको गठबंधन करके उनसे सरकार बने। लेकिन बीजेपी को किसी तरीके से हराना है। लेकिन बीजेपी ने जो अपना विकास के मुद्दे को लेकर जो कई बार विकास किया, जो कई बड़े बड़े वादे दिए थे, उसको बीजेपी पूरा करने के बाद, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विकास की बात कर लें या हर राज्य की विकास की बात कर लें, उसको लेकर मोदी जी के नेतृत्व में इस पर 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गई है मुस्कान जी। 24 की तैयारियों के लिए बीजेपी जुट गई है, लेकिन ये राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। अगर बात इसमें दिल्ली की ही कर ले तो हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं पटखनी दी है आम आदमी पार्टी ने और जनता ने यह बताया है कि बीजेपी से विश्वास कहीं ना कहीं उठा है। 15 साल से एमसीडी में काबिज थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से एमसीडी से गई है बीजेपी, जनता ने जो मैंडेट दिया, और उसके बाद क्या दिल्ली का रास्ता आसान होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा मुस्कान जी, कहीं ना कहीं 15 साल के बाद एमसीडी में बीजेपी की सत्ता से हटने के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन कहीं ना कहीं बात कर ले कि जो आम आदमी पार्टी है, केवल 10 साल में ही राजनीतिक पार्टी बन गई, उभरती हुई पार्टी आ रही है। क्योंकि हम बात कर ले कि जो विकास के वादे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करते हैं, ये जो पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जो विकास के वादे करते हैं, उस पर लगभग पूरी तरीके से चल रहे हैं। और हम बात कर ले कि जो नेशनल पार्टी होने के बाद आम आदमी पार्टी भी इस बार अपना दमखम पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए लगा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, उनकी एक छवि, अच्छी छवि राजनेताओं में बन चुकी है। क्योंकि कम समय में अच्छी छवि बनना ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन वही देखा जाए कि जो एमसीडी में 15 सालों में काबिज होने के बाद बीजेपी सत्ता से हट गई, उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और कहीं से पूरा प्रकार देखते हुए मुस्कान जी ये लगाया जा रहा है आसरा कि इस बार आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नेशनल पार्टी है उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाया जाता है, 1 या 2 सीट आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी कम समय में अरविंद केजरीवाल ने मेहनत करके सत्ता में लाया। लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पूरी तरीके से जो 2024 का चुनाव होगा उसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की बात कर ले कि बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो हुंकार भरा है कांग्रेस को लेकर, जो 3 दिन का अधिवेशन रायपुर में चला है, उसमें कई निर्णय लिए गए हैं, कई फैसले लिए गए हैं, कई बड़े मुद्दे पर चर्चा की गई है। इन सबको देखते हुए 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा मुस्कान जी। ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के तमाम जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदला जा रहा है, लेकिन वहां पर व्यवस्था अच्छे नहीं होने के कारण राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए आते हैं। दवाओं की सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा मरीजों को निजी पैथोलॉजी से मजबूरी में महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने वालों को अब ब्रांडेड दवाइयां सस्ती दर पर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ब्रांडेड दवाइयां सस्ते मिलने से मरीजों को काफी फायदा होगा। इसके लिए उन्हें कहीं बाहर भी जाने के लिए
कोई आवश्यकता नहीं होगी और मेडिकल कॉलेज में ही उन्हें रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजों में और खासकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दवाइयों की सबसे बड़ी समस्या होती है और उसको अब सुलझाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल विकास के क्षेत्रों में काम कर रहे, चाहे चिकित्सा और शिक्षा हो, उन सब है और सरकार तमाम जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का काम कर रही है। और तो वही व्यवस्था पर क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो व्यवस्था है वो ठीक न होने के कारण जो मरीज है वो लखनऊ में अपना रुख करता है और लखनऊ का चाहे सिविल अस्पताल हो चाहे इलाज कराने पहुंचता है। लेकिन सरकार ने एक राहत देने की काम शुरू किया है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। लखनऊ में सरकारी अस्पताल के अलावा कहीं ना कहीं जो दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो महंगी दवाइयां होती वो कहीं ना कहीं बाहर मिल पाती। जो सरकारी दवाओं में सबसे बड़ी समस्या होती थी दवाओं की, जिसको देखते हुए मरीजों को नीति सर्जरी की जो मजबूरी मेडिकल स्टोर की ओर जाना पड़ता था, पैथोलॉजी की ओर करना पड़ता था, खरीदनी पड़ती दवाई। लेकिन इसको देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं अच्छा कदम उठाने का काम किया। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने वाले अब ब्रांडेड दवाएं जो अस्पताल है वहीं पर उपलब्ध कराने की बात कही, वो भी सस्ते दामों में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ब्रांडेड दवाएं सस्ती मिलने से मरीजों को काफी फायदा होगा। साथ ही इसके लिए बाहर भी नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो दवाएं होती है वो डॉक्टर अगर लिखते हैं तो वो जनरिक, हालांकि सरकार ने कोशिश की, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने कोशिश की अस्पतालों में जनरिक मेडिकल स्टोर खोलने का, लेकिन वहां पर दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, ना ही इतनी कारगर होती है। तो इसको देखते हुए अब जो महंगी दवाई, जो ब्रांडेड दवाई वो सस्ती दामों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार इस पर काम करने जा रही है। उसमें बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में ही इन्हें रियायती दरों पर दवाइयां मिलेगी, जो कि महंगी दवाई होती थी, और उसमें कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, इन सभी अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। हॉस्पिटल और एविडेशन रिवॉल्विंग फंड स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा विभाग की स्टोर से प्रस्ताव देते हुए राज्य सरकार ने बजट में 12 करोड़ रुपए भी उनको दिए हैं और कहीं न कहीं इस 12 करोड़ के प्रावधान भी किया गया, जिसके देखते हुए दरअसल सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, लेकिन सर्जरी सहित अन्य मामलों में कई प्रकार की विभिन्न कंपनियों द्वारा ब्रांडेड दवाई बनाई जाती है, जिससे ज्यादातर असरदार होती है। उन दवाओं को देखते हुए डॉक्टर लिखते भी हैं, तो उसको देखते हुए सरकार एक राहत देने का काम करने जा रही है। अब जो बाहर से मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टोर से दवाई आती ब्रांडेड जो ज्यादा कारगर होती हैं, उनको कहीं कहीं सरकार मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध कराएगी, वो भी सस्ते दामों में। जितेंद्र, आम लोगों से जुड़ी ये खबर है, आम जनता से को सीधा इससे फायदा होगा अगर जो दवाइयां हैं वो भी महंगी दवाइयां अगर रियायती दरों में मेडिकल कॉलेजों में वो भी सरकारी में मिल जाती है तो आम जनता के लिए सीधे फायदे की बात है। ऐसे में आम जनता ये जानने के लिए आतुर है कि ये पूरी जो सुविधाएं हैं वो कब तक मिल पाएंगी आम जनता को। चिकित्सा शिक्षा विभाग अपना प्रस्ताव भी दे चुका है और उसके लिए बजट में 12 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जल्दी शुरू हो जाएगी। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्दी इस पर कहीं न कहीं व्यवस्थाएं शुरू हो जाए और उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। कानपुर का मेडिकल कॉलेज हो, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज हो, आगरा का मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी जगहों पर जल्दी से जो दवाएं है वो कहीं न कहीं उपलब्ध कराने के बाद कंपनियों से बात की जा रही है और बात करने के बाद ही इन जो ब्रांडेड दवाएं जो बाहर के लिए मरीज दौड़ते थे अब वो कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज में ही मिलेगी रियायती दामों में। और इसको देखते हुए जो लगातार अपने मरीज को बचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो मरीज उनके तीमारदार जो काम करते थे उनको बाहर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के बाहर जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब अंदर ही जल्द ही दवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जितेंद्र, क्या किसी चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये दवाइयां मिलेंगी? अब
सबसे पहले ये बात की जाए तो कानपुर मेडिकल कॉलेज है, आगरा का मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हालांकि सुविधा पहले से है, लेकिन इन जगहों पर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सुविधा है। और ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले में शुरुआत की जाएगी, और अगर व्यवस्थाएं ठीक से चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता को उससे राहत मिलेगी, और राहत के चलते कहीं ना कहीं अब जितने भी उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज है और जो बनाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब की मान सरकार में मंडी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हरचंद सिंह बरसठ ने संभाल लिया है। बरसठ की ताजपोशी का कार्यक्रम एसएएस नगर सेक्टर 65 स्थित पंजाब मंडी भवन में आयोजित किया गया। यहां आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीते दिनों मार्केट कमेटी के 13 चेयरमैन की सूची जारी की थी। इसी लिस्ट में प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हरचंद सिंह बरसठ को पंजाब मंडी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने के आदेश दिए गए थे। गौरतलब हो कि बरसठ लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। इससे पहले सितंबर 2020 में आप द्वारा उन्हें प्रदेश जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में भी हरचंद सिंह बरसठ कई बार नेता और कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल कराते रहे हैं। उन्हें अक्सर विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हुए सुना गया है। चंडीगढ़ स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में भी उन्हें अलग से रूम दिया गया था। वो लंबे समय से सक्रिय थे। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से बरसठ ने अपना पदभार संभाल लिया है, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? बिल्कुल, कल जो है मंडी बोर्ड के जो है नए चेयरमैन जो है लगा दिए गए हैं। हरजिंदर सिंह के पास जो है उन्हें जो है अपना चेयरमैन का जो है अपना ओहदा जो है कल संभाला गया। 3 मंत्री जो थे वहाँ पर उस समय मौजूद थे। चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए बलवीर सिंह की, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और भी मंत्रीगण जो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपनी जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभाएंगे। मंडी बोर्ड के चेयरमैन जिस तरीके से उन्हें बनाया गया है, किस तरीके की उनकी जिम्मेदारी है और किस तरीके का आश्वासन उन्होंने दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो उनकी जो भी मंडी बोर्ड की समस्याएं हैं उनको उन पर जो है वो खरा उतरेंगे। जो भी उनके पास कोई मुलाजम जो है कोई समस्या लेकर आएगा, क्योंकि पहले की सरकारों में क्या होता था कि जो चेयरमैन थे उनसे मुलाकात करना ही जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता था। उन्होंने कहा था कि मैं इजी फ्रेंडली जो है मेरा बिहेवियर जो रहेगा, मैं जनता की जो है जो भी कोई प्रॉब्लम होगी या मेरे कर्मी है उनकी कोई समस्या होगी तो मैं उनको जरूर सुनूंगा। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। रायपुर में 3 दिन तक चले कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन खत्म हो गया है। इसके बाद भी अधिवेशन में स्वागत को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश की ओर से अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी के तथाकथित फेसबुक पेज और सोशल मीडिया ग्रुप्स में दावा किया जा रहा है कि ये माला सोने की है। वायरल वीडियो 24 फरवरी का बताया जा रहा है। बीजेपी की ओर से इस मामले में घेरने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर चर्चा में कहा कि बीजेपी की आईटी सेल इस मामले में अफवाह फैला रही है। वो गणेश जी को देश भर में दूध पिला देती है, वह इसमें माहिर है। यह हमारे बैगा जनजाति की ओर से माला बनाई जाती है। यह विशेष प्रकार की घास से, फूल के डंठल से वो माला लोग बनाते हैं। कम से कम बीजेपी वालों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, ये उन्हीं के जिले में बनती है।
तो आपको बता दें कि रायपुर में 3 दिन का महाधिवेशन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी सियासत जो है वो लगातार जारी है। अब बीजेपी ने ये साफ तंज जो है वो कांग्रेस पर कसा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मालक है स्वागत के दौरान वो सोने की पहनाई गई है। देखिए, इसके बारे में जवाब तो मुकुल वासनिक जी देंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का बहुत सफलतापूर्वक हुआ। सारे लोग आए, पूरे देश भर के सारे पीसीसी डेलीगेट, सारे एआईसीसी डेलीगेट, हमारे जो वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए और बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ और सब लोग संतुष्ट होके जा रहे हैं। बहुत सारे साथी कल जाएंगे। तो मैं तो सभी जितने भी हमारे अतिथि आए उनके प्रति मैं आभार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जादास माणिकपुरी हमारे साथ मौजूद है। जादास, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वागत तमाम पदाधिकारियों का सीएम बघेल द्वारा किया गया, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जो माला पहनाई जा रही है उसको लेकर बीजेपी ने अब माफ कीजिएगा कांग्रेस पर तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि ये माला सोने की है। इसको लेकर अब सीएम बघेल ने अपना जवाब दिया। जी, दरअसल राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं का जो स्वागत माला पहनाकर किए, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर सोने की माला पहनाने की अफवाह उड़ गई है और इस पर जो है वो भाजपा के मुख्य इसके तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा की जो दिक्कत है यही है कि वह न कि छत्तीसगढ़ को समझती और न ही उसकी परंपराओं को। और उन्होंने एक मुहावरा भी दिया कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, वैसे ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता। तो इस तरीके से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है और यह जो मामला है भूपेश बघेल ने वीडियो जारी करके इस माला को बनाने की पूरी प्रोसेस जो है वो दिखाई है। दरअसल यह जो माला है ये घास से बनी माला थी जिसमें सोने की माला बता दिया गया था और मुख्यमंत्री ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना जोर से बोल सकते हो उतना बोलो। इस सूत्र का पर चलने वाले इस अनमोल तोहफे का भी अपमान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक पुत्रों पुत्रियों की कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। इस तरीके के बीजेपी पर जो है तमाम आरोप पलटवार जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। दरअसल आपको बता दूं यह जो माला है वो कवर्धा के बैगाओं ने नेता इतवारी बैगा जो है वो बताया है कि इसमें जो सूता खर करके नाम की एक घास है और मुआ के फूल, बांस की जो फूल है उसकी डंडी का प्रयोग होता है और एक करके हार को हाथ से बहुत मेहनत से बनाया जाता है। इसे बीरन माला भी कहा जाता है। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार ने भी कहा कि हाँ ये हार सोने के है, उससे भी अनमोल है। अफवाह फैलाने वाले आईटी सेल से पता चला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस अधिवेशन में आए अतिथियों का स्वागत सोने के हार से किया, जबकि यह बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने कि यह सोने से भी कीमती चीज है, जो आदिवासियों की कलाकृति है, जो उनकी परंपरा है, इस अनुसार से जो है कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया। तो सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि आने वाले जो जिस समय जो बीजेपी ने जो 24 तारीख की जो वीडियो है वो वायरल होना चालू हो गई। 24 तारीख के जो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए जितने भी राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, उसमें जो है इस माला को स्वागत के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो बड़े नेता उनको पहना रहे थे। तो यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी के जो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन चीजों पे यह जो वायरल होना चालू हो गया। कई लोग इसको कॉपी पेस्ट करके वायरल करने लगे कि यह सोना का माला है, पहनाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप है बीजेपी की तरफ लगाया गया था। जी जदास, उसके बाद जो भूपेश बघेल द्वारा जवाब दिया गया उस पर अब बीजेपी का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि सोने की माला पहनाई जा रही है, तो भूपेश बघेल ने तो ये साफ कह दिया कि ये माला तो उससे भी ज्यादा कीमती है और छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। जी निश्चित ही, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने जो है इस माला के बारे में विस्तार से बताया और उनकी जो टीम है उन्होंने विस्तार से बताया। स्पेशल एक देखा जाए तो वीडियो जारी किया गया जो कलाकार हैं जो इस माला को बनाते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है कि यह सोने का माला है और इसका खंडन जो है वो अब कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया। इसके उलट जो है बीजेपी जो है हमलावर है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जनता के पैसे की बर्बादी है। जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन हुई उसमें
पूरी जनता की पैसों की बर्बादी की गई है। साथ में यहाँ जितने भी नेता आए थे राष्ट्रीय स्तर के और 15,000 से 10,000 से भी ऊपर जो कांग्रेस के नेता आए हुए थे, यहाँ कार्यकर्ता आए हुए थे, उस पर भी चुटकी लेते हुए बीजेपी के नेताओं ने बोला कि हमला बोला कि यहाँ छत्तीसगढ़ में इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, कहीं न कहीं जनता के पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो वह शुरू से ही चलता आ रहा है जब से अधिवेशन चालू है। अभी बीच में इस अधिवेशन के दौरान जो गुलाब की जो पंखुड़ियां बिछाई गई थी रास्ते में, रोड में प्रियंका गांधी के स्वागत में, तो इस पर भी तमाम जो है वो मुद्दे बहस जो है वो छिड़ी हुई थी भाजपा और कांग्रेस के बीच। तो एक तरफ से देखा जाए तो इस अधिवेशन से संबंधित बीजेपी जो है वो हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस जो है इसका जवाब भी उसी तरीके से दे रही है जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि जनता के पैसे की बर्बादी है, लेकिन इसी तरीके के जो अधिवेशन या फिर यूं कहें कि कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी द्वारा भी किया जाता रहा है और बीजेपी के राज्यों में ही किया जाता रहा है। हाल ही में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश में कई बड़े आयोजन किए गए थे। तो इस तरीके की बातें फिर क्यों लगातार राजनीति में सामने आती है? जी, अब निश्चित ही कहा जा सकता है बीजेपी जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है छत्तीसगढ़ में। अभी वो कांग्रेस की सरकार है, तो यह उनकी रणनीति में ये है कि जिस तरीके से राजनीति उनको करना है, अभी चुनाव भी होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं यह जनता को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो कांग्रेस जो है किस तरीके से वो कार्य करी। तो बीजेपी जो है यही हाईलाइट कर रही कि कांग्रेस जो पूरे जनता के पैसाओं को बर्बाद कर रही है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो उल्टा इन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल जो सत्ता में रहे वो क्या पैसे की बर्बादी नहीं की, छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे की बर्बादी नहीं की। तो इस तरीके के जो तमाम आरोप है, आरोप प्रत्यारोप है, चुनावी माहौल है, आने वाले समय में चुनाव है नवंबर दिसंबर में, तो कहा जा सकता है कि राजनीति जो है वो चरम सीमा पर है छत्तीसगढ़ में, और आने वाले समय में यह राजनीति और बढ़ते जाएगी। ठीक है जयदास, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मराठी भाषा दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में मराठी दिवस के अवसर पर दहिसर विधानसभा विधायक मनीषा चौधरी की परिकल्पना पर भरूड के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न प्रधानमंत्री लाभार्थी योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योजना लाभार्थी महिलाएं शामिल हुई और कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी की उपस्थिति से हुई। साथ ही जाने माने भारूडकर शो को सुप्रिया खरे और को स्टार के साथ पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी ने बताया कि मराठी भाषा के दिन महाराष्ट्र के सदन में नए राज्यपाल के भाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की गई। इस बजट में महाराष्ट्र की जनता के लिए और किसानों के लिए बेहतर बजट देने की योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र सरकार बना चुकी है। हमारे बताइए, आज मराठी दिवस निमित्त बेहतरीन कार्यक्रम किया गया, खासकर जो मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताया गई शिल्पी के द्वारा, उसके बारे में बताइए। आज हमारा मराठी भाषा दिन है और मराठी भाषा में हिंदी में बोल रही है, गलत है, लेकिन आपकी हिंदी चैनल है, मुझे बोलना चाहिए। तो आज हमने मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों के साथ हमने भारूड के माध्यम से वो योजना, हमारी सुप्रसिद्ध भारूडकर सुप्रिया हमारी खरे जो सांगली से आई है, उन महिलाओं को हमने यहाँ भारूड रखा था। उस भारूड में संत महात्मा की जो ये है योवी है, उनके जो भजन है, कीर्तन है, वो लोगों को लाभार्थी मीन्स वो टाइम भी संतों ने लिखा था, वो आज अपन उसका उपयोग कर रहे। ऐसी योजनाओं केंद्र शासन की सभी योजना लाभार्थियों की हमने आज भारूड के माध्यम से लाभार्थी के साथ सर्च किया और इसमें हमारी बहुत सारी बहनें लाभार्थी आई और जो ग्रामीण भाग में रहती थी लेकिन मुंबई में वास्तव्य है, उनको भारूड देखने को नहीं मिलता था। ऐसे सभी महिलाओं को आज भारूड के माध्यम से मजा लेने का उत्साह आया।
तो मैं सुप्रिया ताई का भी अभिनंदन करती हूँ और सभी लाभार्थियों ने आज यहाँ सेल्फी पॉइंट लेके सभी योजनाएं, हमारी 3 तलाक की महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं ने आके उन्होंने भी बहुत ये किया कि 3 तलाक मोदी जी ने दिया, हम कैसे सुरक्षित है। जिनके पास जनधन का खाता है, ये महिलाओं भी आज सुखी है कि जनधन के खाते में मोदी साहब कैसे पैसे भेजते हैं। जिनको उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन मिला, वो खुशी खुशी से आई है। और जिनको स्टार्टअप मिला और मेक इन इंडिया, जिन्होंने खुद का बिजनेस चालू किया, ऐसी भी महिलाएं आई है। गरीब कल्याण योजना में से मोदी जी जिनको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वो भी महिलाएं आई। आयुष्मान भारत से 5 लाख का बीमा मिला, वो भी महिलाएं आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें से एक भारूण में से बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया कि बेटी आपको बोझा नहीं है। अगर बेटी रहेगी तो किसी की माँ बनेगी, बेटी रहेगी तो किसी की बहन बनेगी, बेटी रहेगी तो आपको रक्षाबंधन होगा, बेटी रहेगी तो आपको भाईबीज होगा, बेटी रहेगी तो दुनिया रहेगी। ये बेटी बचाओ बेटी माध्यम से उन्होंने क्या बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। जलधन, जल है तो वन है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। और पौधे लगाओ तो पर्यावरण रहेगा, नहीं तो आज ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा। ऐसी बहुत सारी योजनाओं मोदी जी के लिए, और आज हमने सेल्फी लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी निकाले। आज बजट सत्र का पहला दिन था, खासकर नए राज्यपाल साहब का पहला भाषण भी था, क्या कहेंगे? आज मैं पहले तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसमें महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। आज तक जो मिला नहीं वो राज्यपाल महोदय हमारी सरकार, हमारे देवेंद्र जी शिंदे जी दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने केंद्र शासन महाराष्ट्र को क्या दे रहा है, महाराष्ट्र में जल संपदा होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, कल जिस तरीके से मराठी भाषा का कार्यक्रम का आयोजन इसके तहत किया गया और इसमें महिलाओं को तमाम जानकारी जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की उसको लेकर दी गई हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कल मराठी दिवस मनाया गया, मराठी भाषा दिवस मनाया गया। इस दौरान जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में मराठी भाषा को लेकर और मराठी संगीत लोकगीत को लेकर शानदार कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर मुंबई की विधायिका मनीषा चौधरी के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उन महिलाओं को निमंत्रित किया गया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की लाभार्थी है। इस दौरान सभी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तस्वीरें लेकर एक सेल्फी ली और लोगों को संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ क्या है और उसका महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में क्या है। खासकर जिस तरह से जनधन योजना को लेकर महिलाओं ने बताया कि जनधन योजना आज हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह से काम करती है, बचत गट की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से काम करती है। इसके अलावा भारूण का एक शानदार शो किया गया। इस शो के माध्यम से महाराष्ट्र की परंपरा और मराठी लोकगीत जो होती है उसको भी दर्शाया गया और बताया गया कि मराठी भाषा में मराठी मानुष जो पुरानी लोकगीतों का गायन किया था उसे याद करते हुए लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। इस दौरान मनीषा चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से मराठी भाषा का महत्व आज महाराष्ट्र में है और उसी मराठी भाषा के महत्व को देखते हुए एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो कितनी कार्यान्वित है और कितनी महिलाओं को ताकत देने वाली है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। धामी सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों को उदासीनता पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक
समय में पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा पार्टी संगठन से भी इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा गया है। प्रवास नहीं हो रहे हैं और ना अधिकारियों के हो रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? अभी हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम धामी ने एक बार फिर से ये निर्देश दे दिए हैं कि चौपाल लगाई जाए और इस बार सांसदों को भी इसमें भागीदारी करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जहाँ एक तरफ सीएम धामी लगातार गाँव में रात्रि विश्राम के दौरान चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन ग्राम चौपाल को लेकर जो उनके मंत्री और अधिकारी हैं उनका रुख लगातार उदासीन दिख रहा है। उसको लेकर के सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए फिर से अधिकारी मंत्री को ग्राम में चौपाल लगाने के निर्देश हालांकि दिए हैं। और वहीं आपको बता दूं कि बीते 25 दिसंबर 2022 से धामी सरकार ने दूर दराज जो गाँव है उत्तराखंड के, वहाँ चौपाल लगाने की पहल की थी, जिसमें दूर दराज क्षेत्र में गाँव में जो रहने वाली जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। चौपाल लगाने का यही उद्देश्य है कि उनकी बातें सुनी जा सके, उनका समाधान हो सके समस्याओं को लेकर के। और वहीं लगातार, क्योंकि सीएम भी लगातार रात्रि विश्राम कर रहे हैं दूर से गाँव में, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चौपाल लगाने के निर्देश के बाद अभी तक यहाँ पर बात की जाए केवल धन सिंह रावत और सतपाल महाराज, दो मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में यहाँ पर चौपाल लगाई। उसके अलावा अधिकारियों की लगातार उदासीनता बनी हुई है। इसको लेकर फिर से मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि जो भी यहाँ के जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, जिलों के और जो अधिकारी हैं, वो चौपाल लगा के लोगों की समस्याएं सुने और जो दिक्कतें कहीं ना कहीं लोगों को हैं दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले, उनको कहीं ना कहीं उन दिक्कतों से निजात मिले और कहीं ना कहीं एक सरकार को फीडबैक मिले सरकार का कि जो सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है उससे कितने लोग संतुष्ट हैं। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अब गंभीरता फिर से दिखाई है और ये चौपाल लगना है, ये फिर से कहीं ना कहीं तेजी लाई जाएगी इस काम में और जो लोगों की समस्या उनका कहीं ना कहीं तुरंत निदान यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग के बाद जम्मू में दिन भर प्रदर्शन होते रहे, तो वहीं पुलवामा में पीड़ित परिवार से मिलने कई नेता भी पहुंचे, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया, तो महबूबा मुफ्ती ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने के बाद केंद्र पर निशाना साधा। जम्मू में पाकिस्तान और मौजूदा एलजे सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला भी फूंका गया। एक तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, आर्थिक स्थिति हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। बाहरी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन आतंकवाद की फैक्ट्री को अभी भी पाकिस्तान चलाए हुए है। सीमा पार से नशे और आतंकियों की खेप को भेजने की कोशिश में जुटा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर घाटी में हिंदू खुद को असहाय महसूस कर रहा है। तो
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग होती रही है, एक बार फिर से टारगेट किलिंग के विरोध में आम जो जनता है वो सड़कों पर उतरी। कश्मीरी हिंदू सड़कों पर उतरे और उन्होंने साफ तौर पर एलजी सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, इस प्रदर्शन में साफ कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से ये आतंकवादी यहाँ पर भेजे जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं को टारगेट कर उनको मारा जा रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। वो बता दें कि बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग के बाद जम्मू कश्मीर में माहौल गर्मा गया है। दिन भर कल प्रदर्शन होते रहे। पुलवामा में पीड़ित परिवार से मिलने कई नेता भी पहुंचे, जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनका ढांढस बंधाया। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ वो भी वहां पर पहुंची और सांत्वना पीड़ित परिवार को दी। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर कश्मीरी हिंदुओं द्वारा किया गया और इस प्रदर्शन के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस पर कोई ना कोई ध्यान जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अगर बीते साल की बात करें तो बीते साल अक्टूबर माह में टारगेट किलिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद टारगेट किलिंग का जो आतंकियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने और सुरक्षा बलों ने रोक लगाई थी। लेकिन एक बार फिर आतंकियों का घिनौना चेहरा जो है, कायराना हरकत जो है वो सामने देखने को मिली। और पुलवामा के अच्छन गांव में आतंकियों ने एक संजय पंडिता नामक एक व्यक्ति को करीब से जाकर गोली मारी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद कहा जाए तो जो दौर है प्रदर्शनों का वो जम्मू में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है उफान पर था। उसमें कोई भी संस्था हो, चाहे वो शिवसेना डोगरा फ्रंट हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो या फिर ट्रेडर फेडरेशन संस्थाएं हो, कई संस्थाओं ने यहाँ प्रदर्शन किया और यही मांग की कि इन आतंकियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने साफ कहा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार टारगेट किलिंग को रोकने का दावा प्रशासन कर रहा है, एलजी सरकार कर रही है, उसके दावों में कहीं ना कहीं कोई भी तथ्य जो है वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार आतंकी जो है वो अपनी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और आए दिन आतंकी जो है निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो उसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, एलजी सरकार है, उस पर आरोप भी लगाए। और वहीं महबूबा मुफ्ती जो है वो अच्छन गांव में गई और पीड़ित परिवार से मिली और उन्होंने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वहां पहुंचे और उन्होंने भी लोगों से मिले और उनका दुख साझा किया। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से टारगेट किलिंग के एक बार फिर से देखने को मिली है, तो इसको लेकर लोगों में गुस्सा जो है वो साफ देखा जा रहा है। तो शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जो प्रदर्शन किया उसमें कहा कि पाकिस्तान के खुद के अंदरूनी हालात जो है खराब है, खुद कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन आतंकवाद का जो साथ है वो नहीं छोड़ रहा। आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। ठीक है रविंद्र, मासूम पदार्थ जो है वो भेज रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो जम्मू में कल टारगेट किलिंग के बाद लोगों का गुस्सा जो है वो साफ देखने को मिला। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।